बेसिकली जो पढ़ने जा रहा है हमें पहले दो चीज पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज जानना पड़ेगा व्हाट इज ओमिक सब्सटेंस एंड व्हाट इज नॉन ओमिक सब्सटेंस। ओमिक सब्सटेंस वो होता है जो ओम्स लॉ मान के चलता है, और नॉन ओमिक सब्सटेंस वो होता है जो ओम्स लॉ मान के नहीं चलता है। बिकॉज ऑल ऑफ वी नो कि ओमिक्स लॉ इज नॉट फंडामेंटल इन नेचर। Ohm's law is not Ohmic law is not fundamental in nature। ये हमें जानना पड़ेगा। सो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, हर सब्सटेंस को इसको मान के ही चलना पड़ेगा, नॉट दैट, राइट। तो इसलिए जो लोग मानते हैं वो लोग का हम लोग ओमिक सब्सटेंस कहते हैं, और जो नहीं मानते हैं उसको हम लोग नॉन ओमिक सब्सटेंस कहते हैं। देखो, करंटली आई एम नॉट गोइंग टू से यू व्हाट इज ओम्स लॉ, बट बेसिक एक लॉजिक बता देते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। बेसिकली वी नो कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट दैट इज एम्पियर। मतलब जितना अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो ज्यादा एम्पियर करंट भी फ्लो होगा कंडक्टर थ्रू, एंड इट्स वाइस वर्सा आल्सो। वाइस वर्सा क्या होता है, अगर फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा so that means potential difference will be also better। so ये हो जाता है। so that means v और i अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन दैट केस क्या होता है, देखो उसका ग्राफ क्या बनता है। जैसे ये ग्राफ भी इज इंपॉर्टेंट टू यू कि प्योर मेटल एंड दिस इज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, ये दोनों ही ओमिक सब्सटेंस है क्योंकि दोनों वी आई ग्राफ को मानते हैं। लेकिन जो नॉनोमिक सब्सटेंस है वो देखो उसका ग्राफ कैसे होता है। मान लो एक मेटेलिक कंडक्टर है, ये वाला पार्ट को देखो, दे आर द नॉनोमिक सब्सटेंस है, तो नॉनोमिक बिहेवियर होना है। देखो वी है इधर, आई है इधर, सीधा जा रहा था, जाके अचानक ये शार्पली आप चलना शुरू कर दिया, ठीक है। सो देखो इसमें जो पार्ट होता है कि दिस कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। सो नॉन-ओमिक कंडक्टर्स में वो भी होता है जो वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन, वी आई ग्राफ हुज वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन, मतलब कंडक्टर्स which do not obey Ohm's law are called ohmic conductors, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स का, स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ऑरिजिन। और क्या होता है कि देखो इसमें वी आई रिलेशनशिप इज नॉट लिनियर। देखो इसमें देखो पास टू ऑरिजिन हुआ है बट नॉट लिनियर, लाइन नहीं है। वी आई रिलेशन डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी। मतलब क्या था, वी आई रिलेशनशिप जो है वो वी का साइन का ऊपर डिपेंड कर सकता है कि नेगेटिव वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज, और वी आई रिलेशनशिप इज नॉन यूनिक, सबके लिए वी आई रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। अब मुझे इसमें जो करना पड़ेगा, हमें जो सीखना पड़ेगा, इसमें जो जो ग्राफ है ये जाएगा से हमको ग्राफ को पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। नंबर वन, ये दोनों ग्राफ तुम्हें कॉपर सॉल्यूशन का ग्राफ मांग सकता है, वीआई ग्राफ। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स किसको कहते हैं उसको मांग सकता है, ये वाला ग्राफ मांग सकता है। टाइटल पूछेगा डायरेक्ट, ड्रॉ वीआई ग्राफ फॉर ए मेटालिक कंडक्टर which does not obey Ohm's rule, Ohm's law। ये ग्राफ should be drawn। water voltmeter, draw VI graph of the water voltmeter। ये ग्राफ कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ ग्राफ को ड्राइंग करना है। पीएन जंक्शन डायोड,
थायरिस्टर, याद रखो ये थायरिस्टर का जो होता है और गैलियम आर्सेनाइड जो है, ये दोनों ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मतलब सारे ग्राफ, कुछ भी ग्राफ आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ दोनों ही पढ़ना है, बट ये दोनों ग्राफ फ्रीक्वेंटली आता है। मैंने एक साल देखा है हम थायरिस्टर, दूसरा साल देखा ये आया, और मैं ये भी देखा है कि ये ग्राफ दे दिया, गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ दे दिया, उसको देखे बोला है इसमें प्लॉट करो नॉन लीनियर रीजन कौन सा है और नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कौन सा है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। समझ गए? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ये सबका सब ग्राफ ही पड़ेगा ना? हाँ सिर्फ ग्राफ ही पढ़ना है। अच्छा, नेक्स्ट है सुपर कंडक्टिविटी, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सुपर कंडक्टिविटी। देखो, द फिनोमेना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स। सुपर कंडक्टिविटी किसको कह रहा है? द फिनोमेना of complete loss of resistivity by certain metals and alloys, by certain metals and alloys where they are cooled below the certain temperature is known as superconductivity। एक certain temperature है, उसका नीचे लेके जाओगे सो क्या होता है, वो completely लॉस कर लेते उसका रेजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस। सारे मेटल्स नहीं होता है, कुछ कुछ मेटल्स का ऐसा होता है और कुछ कुछ एलॉयज का होता है। अगर उसको तुम कूल्ड करोगे सर्टेन टेम्परेचर के नीचे, देखो मैं पहले क्लास में मैं ये बताया था कि अगर मेटल का, प्योर मेटल का टेम्परेचर अगर एब्सोल्यूट जीरो लेके जाओगे तो उसमें क्या होता है कि तब उसका रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो अगर एब्सोल्यूट जीरो से नीचे चला जाएगा फिर तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टिविटी नल हो जाएगा, कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी। Certain metals and alloys when they are cooled below a certain temperature is called the superconductivity। मतलब जिसमें रेजिस्टिविटी कंप्लीटली नील हो गया, that means that is not called a conductor, that will be called superconductor। मतलब नॉर्मल कंडक्टर से एक ट्रांजिशन होके सुपर कंडक्टर बन गया। और क्या होता है, और एक चीज जानना है हम लोगों को, इसमें सुपर कंडक्टिविटी पढ़ लेना है हम लोगों को। क्वेश्चन आता है, द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर इन ए जीरो मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। इस ट्रांजिशन टेम्परेचर आ सकता है या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर आ सकता है, कह सकता है तुमको। इधर से देखो 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ ड्राइंग करने दे देगा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स दे देगा। ठीक है, जैसे मान लो देखो ये मार्करी एक एग्जांपल दिया है, ग्राफ भी दिया है इसमें। सो ये जो ग्राफ दिया, ये ग्राफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बोला है देखो, बोला 4.2 के में 4.2 के में मार्करी कंप्लीट लॉस कर देते अपना टेम्परेचर और सुपर कंडक्टर बन जाता मार्करी। मर्क्यूरी को अगर तुम 4.2 केल्विन में लेके चले जाओगे देन इट विल बी अ सुपर कंडक्टर। दैट मीन्स क्या है, ये ग्राफ तुम्हें याद रखना है, एक एग्जांपल मांग सकता है।
ये पार्ट आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स आ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट छोटा मोटा ये आ सकता है। अचानक अचानक पूछ दिया कहाँ पे अप्लाई होता है। हाई मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड जहां पर होता है उधर क्या होता है, तुम्हारा सुपर कंडक्टर यूज होता है। फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च वर्क इन हाई एनर्जी फिजिक्स, ये हो सकता है। फॉर स्टोरेज ऑफ मेमोरी इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स, हाई स्पीड कंप्यूटर मीन्स हम लोग का लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, सुपर कंप्यूटर्स। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरी एसेंशियल गैल्वेनोमीटर्स, यहाँ पर सुपर कंडक्टर यूज होता है। लेविएशन ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर ट्रेन मूव विदाउट रेल्स। लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ पावर। तो ये सब केस में सुपर कंडक्टर यूज होता है, राइट। एनी क्वेश्चन? No, sir. रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, लेकिन तुम लोग क्लास 10 में पढ़ा है। आई थिंक इसके लिए इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं। अगर नहीं समझोगे तो मुझे बताओ। R1 R2 R3 आर इन सीरीज, तो V1 इज इक्वल टू क्या होता है IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। अगर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इन सीरीज उसको हम लोग RS पकड़ेगा ना, तो V इज इक्वल टू IRS। अगर ये हो जाएगा तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V का जगह में IRS लिखो इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो इसमें देखो I कॉमन लेके काट दो, बनता क्या है RS इज इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और एक चीज याद रखो, ये वाला पार्ट को when a number of resistance are connected in series, when a number of resistance are connected in series, their equivalent resistance is equal to the sum of the individual resistance। क्या हो रहा है, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तुम जितना रेजिस्टेंस लगाओगे सबका सम होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस इट इज ट्रू एंड वी हैव गॉट इट फ्रॉम द, कहां से मिला है हम लोग ये चीज, फॉर्मूला से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो Yes, sir. Yes, sir. रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस पैरेलल क्या होता है, द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर, तुम लोग को डेफिनेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो बच्चे लोग को पूछते हैं, जस्ट कंसेप्ट जानना है इसका, तुमको एक दो तो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। दिस इज योर सर्किट जो पैरेलल है। तो देखो इसमें I घुस रहा है, I1 I2 और I3 पास होते जा रहा है। I इज इक्वल टू I1 I2 I3 हो गया, लेकिन देखो दोनों सेम पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट सेम पॉइंट है बोल के वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड इज इक्वल A एंड B। दोनों एंड का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका डिफरेंस है, सबके लिए कॉमन भी है। तो हम लोग देखो V इज इक्वल टू हम लोग IR जानते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या होगा V बाई R। तो I1 मतलब क्या होगा V बाई R1, R2 I2 मतलब क्या होगा V बाई R2, I3 मतलब क्या होता है V बाई R3। अब ये वाला जो पार्ट है इसको इधर पुट कर दो, और देखो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी, मान लो V बाई RP, RP मतलब इन पैरेलल, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है
इसका तुम बोलना चाहते हैं तो देखो इसमें I इजिकल टू वी बाई आर पी, I1 इजिकल टू वी बाई आर वन, और I2 इजिकल टू वी बाई आर टू एंड I3 इजिकल टू वी बाई आर थ्री। V को अगर कॉमन लेके कट जाएगा तो 1 बाई आर पी प्लस 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, 1 बाई आर थ्री आ जाता है। तो सिमिलरली इन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा सकते हैं तुम पैरेलल में। एक पॉइंट टू बी नोटेड, एक कंसेप्ट जानना है। when a number of resistance are connected when a number of resistance are connected in parallel, the reciprocal of the equivalent resistance of the parallel combination is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance। क्या होता है, जब तुम रेजिस्टेंस को पैरेलल में रखोगे तो रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, reciprocal of the individual equivalent resistance, look here, this is the equivalent resistance, इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सबका रेसिप्रोकल, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का क्या होता है, सम होता है। 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 and so on। Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका वो कितने न्यूमेरिकल्स है, वेरियस सिंबल देखें। मैं तुम लोगों को रेजिस्टेंस का एक फोटो भेजा था कुछ दिन पहले, वो फोटो इसमें न्यूमेरिकल करने का वक्त काम में लगेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस सीरीज इन पैरेलल जस्ट तुम लोग कंसेप्ट के लिए मैं पढ़ाया, इधर से इतना कुछ पढ़ाते नहीं, इतना कुछ आता भी नहीं, कम होता है, न्यूमेरिकल्स आ सकता है। ठीक है, तो चलो अब जाते हैं नेक्स्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। बहुत सारे लोग को मैं देखा है, वो लोग समझ में ही नहीं आता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। एक सेल का अंदर में सेल मतलब बैटरी पकड़ लो, तो ये जो बैटरी होता है ना, वो बैटरी होता है, तो वो बैटरी में क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए सेल टू फ्लो करंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए सेल। एक सेल रहते हैं, जो बैटरी हम लोग मार्केट में खरीदने मिलता है, मान लो एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट का बीच में कार्बन रॉड रहते हैं अंदर में। कभी अगर सेल को टूटाएगा तो दिखाई देगा कार्बन रॉड होता है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का काम होता है। तो लोग पहले पढ़ा होगा कि बैटरी के अंदर क्या क्या रहते हैं। वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर में रहते हैं ना, वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू फ्लो करंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। एक बैटरी में इलेक्ट्रोड्स कौन सा होता है, जो पॉजिटिव ऊंचा वाला थोड़ा पार्ट होता है, और जो नेगेटिव जो डिप्रेस्ड वाला पार्ट होता है। ये दोनों पार्ट को, दोनों इलेक्ट्रोड है, इसका बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स चलता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा इलेक्ट्रोड बोला है? इलेक्ट्रोड मतलब एक बैटरी होता है ना, मार्केट में तुम बैटरी खरीद के लेके आओ, पेंसिल बैटरी हो जो भी हो, जो पॉजिटिव एंड है थोड़ा देखो ऊंचा होके रहता है थोड़ा, और नेगेटिव एंड है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। तो ये दोनों पार्ट होता है इलेक्ट्रोड्स। जैसे प्रैक्टिकल इमेजिनेशन तुम लोगों को कराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स, और इसका बीच में बैटरी के अंदर में जो सामान रहते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। चारकोल रहता है, वुडन डस्ट रहता है, बहुत कुछ रहता है।
कार्बन्स रहते हैं। तो क्या होता है, ये वाला पार्ट इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, माने करंट फ्लो होने के लिए दोनों इलेक्ट्रोड का अंदर में करंट फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इनसाइड द बैटरी या फिर इनसाइड द सेल, उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब हम लोग बोला है ये चैप्टर का शुरुआत में मैं बोला था बैटरी जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इप्सिलॉन कहते हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लैग होता है। लैग मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा पूरा इप्सिलॉन जो होता है, मतलब पूरा इप्सिलॉन बैटरी का जो पूरा वोल्टेज जो सर्किट में देने नहीं सकता है। व्हाई? क्योंकि थोड़ा सा, हाँ, वेरी मिनिमम, वेरी लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रोड का अंदर में करंट फ्लो करने के लिए अपोज करता है, वेरी मिनिमम रेजिस्टेंस, and which is denotes by small r। इवन हम लोग का जिसका घर में इन्वर्टर है, देखो कि कभी कभी पानी डालना पड़ता है, तो देखो वो जो पानी डालना पड़ता है वो पानी क्या होता है, कहता है कि डिस्टिल्ड वाटर। बेसिकली वो उसको एक्चुअली एसिडिफाइड वाटर होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें। उधर से आयन को निकालते हैं, निकाल के इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। दोनों इलेक्ट्रोड रहते हैं उसमें, कैथोड और एनोड डेफिनेटली रहते हैं। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड रहते हैं, ये इलेक्ट्रोड का बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है इसमें, जो पानी हम लोग डाल रहे हैं एसिडिफाइड वाटर जो मैं डाल रहा है, वो पानी कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है, मिनिमम, हाँ मिनिमम, बट एक इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा, जो कि दोनों इलेक्ट्रोड का अंदर में करंट फ्लो होने के लिए एक मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो करंट क्या फ्लो होता है, आई इंटू स्मॉलर। आई होता है करंट, और उसका साथ इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मल्टीप्लाई करेगा तो आई इंटू आर क्या होता है, यू नो ऑल ऑफ यू, वी होता है। तो टोटल जो इप्सिलॉन सेल का एक्चुअल जो वोल्टेज है उससे क्या होता है, माइनस ये आई और आर, वो जो वोल्टेज है वो थोड़ा माइनस हो जाता है। मतलब पूरा जो उसकी इप्सिलॉन है, उसका जो पूरा ईएमएफ है, जितना वोल्टेज उसका है वो पूरा वोल्टेज देने नहीं सकता है, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत अच्छे से समझो, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पूरा वोल्टेज देने नहीं सकता सर्किट में। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सो इसमें जो डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस का ऊपर में कुछ डाउट है तुम लोगों का? सर हाँ, सर वो इन्वर्टर का केस में जो डिस्टिल वाटर है वो देता है ना इंटरनल रेजिस्टेंस। डिस्टिल वाटर एक्चुअली बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स है, राइट? तो डेफिनेशन पढ़ो क्या बोल रहा है इसमें, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल। यस, जो डिस्टिल वाटर कहते हैं, एक्चुअली वो डिस्टिल वाटर बोलना ठीक नहीं है, उसका एसिडिफाइड वाटर होता है वो एक्चुअली। टू द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है इनसाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वो भी तो बैटरी है, हम लोग जो पानी डाल रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स है, और वो Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वो पानी जो छोटा वाला रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट। इट इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस which opposes the flow of electric current। तो मिनिमल होने से भी उसका तो एक रेजिस्टेंस तो है, सुपर कंडक्टर तो नहीं है ये। तो वो रेजिस्टेंस इनटू आई, मतलब आई इंटू आर क्या हो गया,
छोटा अमाउंट ऑफ वोल्टेज हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस इज वेरी मिनिमल, उसके साथ आई मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जो वोल्टेज है जो नॉर्मल इप्सिलॉन है ना, नॉर्मल इप्सिलॉन से माइनस हो जाता है, मतलब बैटरी का एक्चुअल जो वोल्टेज है पूरा वोल्टेज देने नहीं सकता बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू आई, जो वोल्टेज बनता है वो इप्सिलॉन से माइनस कर लेते हैं। समझ गए मेरा बात? यस एनीबॉडी? सर बताओ। इलेक्ट्रोलाइट देने से तो रेजिस्टेंस होते हैं ना, तो फिर वो देने का क्या जरूरत है? करंट फ्लो में दिक्कत नहीं होगा? अगर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं रहेगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स एआर में रह जाएगा, सर क्या हो जाएगा? दोनों इलेक्ट्रोड खाली हो जाएगा ना, पूरा ब्लैंक, कोई कनेक्शन नहीं है तो। ओ कनेक्शन के लिए देना। हाँ, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आयंस कहां से मिलेगा? ओ ठीक है, एआर में रह जाएगा, एंड एआर इज द इंसुलेटर। ठीक है, तो आयंस कहां से मिलेगा? तो इससे तो इलेक्ट्रॉनिक्स देना ही पड़ेगा। एनी क्वेश्चन हैज एनी फ्रॉम एनीवन प्लीज? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे बच्चा को इसको इग्नोर करके चला जाता है, समझता ही नहीं है, तो बी केयरफुल। तो रेजिस्ट, तो इसमें देखो इंटरनल रेजिस्टेंस किसका ऊपर डिपेंड करता है? 2-4 पॉइंट याद रखने से एनफ। किसका ऊपर डिपेंड करता है? वेरी सिंपल कंसेप्ट है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर 1, नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration of electrolytes. So directly proportional to the distance between the two electrodes. बस 3 तो पढ़ने से काफी, और जरूरत नहीं है, enough। ठीक है, सो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस which is called what? स्मॉलर इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग स्मॉलर कह रहे हैं, ईएमएफ मतलब बैटरी का जो एक्चुअल वोल्टेज है, और क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V कह सकते हैं। इसका ऊपर एक रिलेशन हम लोग बनाएगा, बहुत ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया चीज है ये। करंट इलेक्ट्रिसिटी से कीप इन माइंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बोर्ड में 7 मार्क्स आता है। दिस इज चैप्टर 3, चैप्टर 1 एंड 2 दोनों मिला के 8 मार्क्स, और करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेला ही आता है 7 मार्क्स। समझ गए? तो मतलब एक यूनिट होता है 1, 2 एंड 3, ये तीन चैप्टर लेके एक यूनिट बनता है, उसमें आता है 15 मार्क्स। चलो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं। एक चीज याद रखो, मैं तुम लोग को बताया था, रेजिस्टेंस वोल्टेज खा देते हैं, ये जस्ट ऐसा नहीं है, इसको कभी मत लिखो, हंसेगा लोग। बेसिकली हम जो बोल रहे हैं इसको माइंड में रखने के लिए, साम्स करने के लिए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हेनेवर यू विल गो टू डू द न्यूमेरिकल्स ऑन द किरचॉफ्स लॉ, सो उसमें क्या होता है, ये कंसेप्ट बहुत काम में लगता है। सो क्या होता है बेसिकली, जब भी मैंने वोल्टेज खा देते हैं जो, उसको हम लोग ये बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं। जब भी रेजिस्टेंस थ्रू पास करते हैं, वोल्टेज क्या होता है, थोड़ा सा कमती हो जाता है। जितना वोल्टेज घुस रहा है रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस से निकालने आ रहा है, मतलब वोल्टेज थोड़ा कमती हो गया। सो देखो इसमें जो बोला है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चलो देख लेते हैं इसमें। द पोटेंशियल ड्रॉप across the terminal of a cell when current is being drawn from it is called terminal potential difference.
potential drop across the terminals of a cell when current is being drawn from it is called terminal potential difference. सिंपल बात है, पोटेंशियल डिफरेंस वही है, बहुत कॉम्प्लेक्स करके दिया है, सिंपल बात है, दोनों एक सेल है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल, दोनों एंड है पोटेंशियल ड्रॉप होता है व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन, जब उससे करंट को ड्रॉन करते हैं दोनों टर्मिनल पे, तब क्या होता है कि इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको इतना नहीं पढ़ के तुमको डायरेक्ट रिलेशन में आ जाना है। रिलेशन होता है स्मॉल आर, इप्सिलॉन और वी। दिस इज योर सर्किट। और ये वाला क्या होता है, देखो ए और बी पॉइंट है इसमें। मैं बोला था इप्सिलॉन मतलब क्या है, बैटरी का वोल्टेज है। देखो बैटरी का अंदर में एक छोटा वाला रेजिस्टेंस का साइन दिया है, क्योंकि देखो बैटरी का साइन तो ये है, इसका बीच में तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट सीधे दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए क्या करते हैं ए बी एक डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ए बी ए टू बी जो है इट इज अ बैटरी, और इसका अंदर में एक इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दिया कि वो समझाने के लिए कि उसके इलेक्ट्रोलाइट्स एक रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो वो पार्ट को रेजिस्टेंस का साइन दिया दैट इज इक्वल टू स्मॉलर। तो सेल क्या होता है तुम लोग देखो अच्छे समझ में आ गया, दिस इज इप्सिलॉन। तो इप्सिलॉन तो वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज ऑफ द क्लोज सर्किट। ये सब कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट लिखो ईएमएफ इज इक्वल टू इप्सिलॉन, क्योंकि आता है 2-3 मार्क्स का आता है, इतना आप लंबा चौड़ा लिखिएगा टाइम बहुत चला जाएगा। तो टाइम बहुत चला जाता है बोल के हम लोग निकाल के बोलते हैं कि एग्जाम से निकाल के बोलते हैं कि पेपर वाज लेंथी, लेकिन हमको प्रॉपरली टाइम का इस्तेमाल करने के लिए जानना पड़ेगा। तो इसलिए जितना मिनिमम लिख के तुम समझ सकोगे एग्जामिनर को, दैट इज योर क्रेडिट। ज्यादा लिखने जाएगा टाइम निकाल के चला जाएगा, तो टाइम इज वेरी क्रूशियल। इसलिए हर साल तुम गूगल में सर्च करो फिजिक्स पेपर एनालिसिस फॉर 2020, फिजिक्स पेपर एनालिसिस फॉर 2019, फिजिक्स पेपर एनालिसिस फॉर 2018, हर साल में एक कॉमन वर्ड आता है, पेपर वाज लेंथी, लेकिन फिर भी तो लोग 95-96 मिल रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो दिस इज द ट्रिक्स। देखो बात ऐसा होता है कि दो पार्ट होता है, इप्सिलॉन इज इक्वल टू दो ठो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इप्सिलॉन जो है, इप्सिलॉन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है वी डैश, एक होता है वी। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है। वी डैश क्या होता है, देखो जहां पर रेजिस्टेंस है उधर तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही ना, जो रेजिस्टेंस है उसका थ्रू करंट फ्लो अगर होगा तो वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये आई और ये आर, ये आई करंट जो फ्लो हो रहा है आर थ्रू, आई इंटू आर मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड वी डैश, राइट। और वी क्या होता है, ये जो बड़ा वाला जो आउटसाइड सर्किट का जो रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर, उसका साथ आई का इंटू करोगे तो दैट इज वी। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? सर फिर से बताइए ना। मतलब ये होता है इप्सिलॉन जो टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी है वो कौन सा वोल्टेज को लेके काम करता है, एक होता है बड़ा वाला रेजिस्टेंस और एक होता है मतलब कहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल जो इप्सिलॉन का जो वोल्टेज है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। नंबर 1 एक इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस से थोड़ा वोल्टेज को खाते हैं, तो ये आर का साथ जब आई इंटू हो जाएगा, सो आई इंटू आर जब होगा दैट इज कॉल्ड वी डैश, यस सर। that is V dash. You can see this one. और ये वाला पार्ट देखो, और ये आर का वजह से जब करंट फ्लो होगा तो वो क्या होता है, थोड़ा I इंटू आर करेगा, तो उसमें क्या करेगा, ये V का वैल्यू क्या होगा। तो टोटल ये दोनों जगह में
इस्तेमाल होता है इप्सिलॉन इज इक्वल टू v प्लस v टेस्ट. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. So what should be? अब देखो v प्लस v डैश की जगह में मैं अगर आई आर प्लस आई आर लगा देगा तो i कॉमन लेने से क्या होता है r प्लस स्मॉल r, और i इज इक्वल टू क्या होता है इप्सिलॉन बाई r प्लस r. होता है ये i का वैल्यू. Yes, sir. सो external जो the terminal potential difference of the cell that sends current through the current I through the external resistance R is given by V is equal to, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है इधर से जो करंट निकल रहा है और ये R, ये दोनों का जो वैल्यू होता है, ये इधर से जो R से जो करंट फ्लो होकर निकल जाता है तो इसमें जो I इंटू आर आता है, मतलब आई आर मतलब क्या होगा जो वोल्टेज इसमें ड्रॉप होता है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट मीन्स क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर. तो ये जो I है ये I को मैं क्या कर रहा है ये V इज इक्वल टू आई आर, तो ये I का जगह में ये वैल्यू को पुट कर दिया. लुक दिस वन, ये पार्ट को कहां पर पुट कर रहा है Yes. I का जगह में पुट कर दिया. इट विल शो यू इस ढंग का दिखा रहा है. Hmm. एक सेकंड. हाँ तो देखो क्या हो जाता है सो अब देखो V इज इक्वल टू इप्सिलॉन माइनस V डैश. कहां से आया ये फॉर्मूला क्योंकि हम लोग ये जानते हैं इप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस V डैश. इसको अगर शिफ्ट कराओगे तो क्या बनता है इप्सिलॉन माइनस V डैश इज इक्वल टू V. Yes. और ये V डैश मतलब क्या होता है जानता है हम लोग ये चीज Yes, sir. IR. राइट. इधर से ये वाला इक्वेशन से अगर मैं R का वैल्यू निकालने जाऊं तो इट विल बी व्हाट होता है कि नहीं माइनस आर को शिफ्ट कराओ इस साइड में माइनस आर को जो तुम अगर इधर से शिफ्ट करोगे इट विल बी प्लस आई आर. और तो अल्टीमेटली क्या हो गया देखो ये जो माइनस आई आर है तुमको इस इधर शिफ्ट कराने के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस आई आर हो जाएगा. और प्लस वी जो है उसको जब इधर से इधर शिफ्ट करोगे तो इट विल बी व्हाट माइनस वी. तो फिर इसमें था क्या आई आर हो गया और ये पार्ट को छोड़ दो इसको बाद में हम देखते हैं. ये आई आर जो है ये आई आर जो है इधर लेके आने से क्या होगा प्लस आई आर हो जाएगा और इधर जो वी है उसको इधर लेके आने से क्या होगा माइनस वी हो जाएगा. समझ में आ रहा है Yes, sir.
तो इसमें क्या होता है, आई को क्या होता है, तो क्या होता है इसमें देखो कि ये जो आई है, इतना तक क्लियर है। अब क्या होता है, ये जो आई है, ये आई को नीचे अगर तुम लेके जाओगे, ये आई को अगर तुम इधर नीचे लेके जाओगे, तो क्या हो जाता है, ये आई इधर से गायब, ये आई इधर आ गया, तो इप्सिलॉन माइनस वी बाई आई हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। तो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर, और ये बाई आर था, ये होगा, ये आर हो गया, मतलब इप्सिलॉन माइनस वी बाई आई, इप्सिलॉन माइनस वी बाई वी इंटू आर, क्योंकि ये बाई आर था, ऊपर में चला गया, क्योंकि डिवाइड था, इंटू होने से उल्टा हो जाता है, आर बाई वी हो जाता है, आर इधर आ गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है, इप्सिलॉन माइनस वी बाई वी इंटू आर हो गया। समझ में आया? यस सर। ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन ये हो गया। सो अभी हमको क्या करना है, दिस इज अ रिलेशन। अभी हमें क्या करना है, देखो इसका डेरिवेशन मेरा किताब में भी है, मैंने मेरा नोट्स में भी है, तो उधर से भी देख सकते हो, खराब नहीं है। बट जो भी पढ़ो, मेरा किताब से पढ़ो, जो भी पढ़ो, बट साइड में एसएलआरओ का खोल के रखो, क्योंकि मेरा जो नोट्स है वो नोट्स इज बेसिकली द लिमिटेड एडिशन ऑफ एसएलआरओ। एसएलआरओ पे जहां पे बहुत बड़ा करके दिया है, वो जगह में मैं करके रखा है। और ये तो नोट्स तो है, तो इसको कोई लिखा है, सिर्फ इसमें सब तो मेरा हैंडराइटिंग नहीं है, और प्रॉपर्ली कंपाइल नहीं भी हो सकता है, तो जो भी डेरिवेशन तुम उसमें देख रहा है, फर्स्ट वेरीफाई विद द एसएलआरओ इफ देयर इज एनी मिस्टेक और नॉट। जो कंपाइल किया था तो उसमें ये भी हो सकता है कि तो आगे पीछे हो गया, जब उसको स्कैन करने गया तो आगे पीछे हो गया, लेकिन तुम्हारा काम तो बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, और अगेन आई एम टेलिंग कि अगर किसी का कोई भी डाउट होगा, मुझे क्लास में अगर तुम समझ में आ गया लग रहा है, जब तुम पढ़ने बैठा है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली ऑफ द क्लास ही मुझे पूछ लो। आई एम गेटिंग फोन कॉल्स, आई एम गेटिंग व्हाट्सएप मैसेज about your doubts, and I'm very glad to get such kind of doubts कि तुम लोग डाउट्स पूछ रहे हैं, मतलब that means कि you are studying। ऐसा नहीं है तुम लोग हमको दिखाना है कि हम स्टडी कर रहे हैं बोल के डाउट पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली डाउट हो ही सकता है। एंड डू नॉट सर थिंक आपका आवाज कट कट के आ रहा। इप्सिलॉन वर्सेस आर ग्राफ में, इप्सिलॉन वर्सेस आर ग्राफ जो है, तो उसमें क्या होता है कि इप्सिलॉन वर्सेस आर और वी वर्सेस आर। इप्सिलॉन मतलब क्या होता है, देखो मैं जब डिफरेंस पढ़ा था, इप्सिलॉन और पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस पढ़ा था, उसमें हम लोग देखा था रेजिस्टेंस, तुम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसको तुम जितना भी बढ़ाओ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुम जितना भी बढ़ाओ, उसका साथ इप्सिलॉन का कोई फर्क नहीं होता है। बैटरी का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज एज यूजुअल रहेगा, तुम रेजिस्टेंस बढ़ाओ या घटाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? हम लोग जिस दिन डिफरेंस पढ़ा था इप्सिलॉन और वी का, इप्सिलॉन और वी का जो डिफरेंस हम लोग पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि जो इप्सिलॉन है, दिस वाज द ईएमएफ, एंड ईएमएफ में क्या था, ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
पर के देखो डिफरेंस मैं जो पढ़ा था, आई थिंक तुम लोगों को याद है तो उसमें ये चीज पढ़ा था। तो इप्सिलॉन वर्सेस आर ग्राफ जो है, ये इप्सिलॉन हो गया और ये आर हो गया। तो इसीलिए देखो इप्सिलॉन रेजिस्टेंस तुम जितना भी बढ़ाओ, इप्सिलॉन का वैल्यू लेकिन सेम ही रहता है, क्योंकि ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि V का साथ R का डिफरेंस क्या होता है। V का साथ R का जो डिफरेंस होता है, ये बेसिकली इस ढंग का ग्राफ होता है। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ भी आते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये है इप्सिलॉन और इसका हम लोग V भी कह रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इसमें तुम्हारा जब तक R इज इक्वल टू कैपिटल R था, तब तक क्या होता है, VI मान के चल रहा है। उसमें क्या होता है, V भी बढ़ रहा है, R भी बढ़ रहा है। एक समय क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पार करके चला गया। अब जो एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस पार करके चला गया, इंटरनल रेजिस्टेंस पार करके जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में घुसा है, तब क्या होता है, ये कर्व्ड हो जाता है ग्राफ। दिस इज इप्सिलॉन, ये पार्ट इप्सिलॉन बाय नॉट बाय थ्रू 2, और इतना तक मान लो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस था। उसके बाद फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काम कर रहा है। इन दैट केस क्या होता है, ये कर्व्ड होता है ग्राफ। जस्ट तुम्हें ग्राफ का डिजाइन को मैं पूछ सकता है, ड्रॉ द वी आर ग्राफ ऑफ फॉर द सेल, ड्रॉ V डैश आर ग्राफ फॉर सेल, या फिर तुम्हें पूछ सकता है ड्रॉ इप्सिलॉन डैश आर ग्राफ फॉर ए सेल। ये ड्राइंग करना है। देखो V वर्सेस आर ग्राफ का हम लोग सीखा है कि V I हो गया, इसमें I का जगह में हम लोग क्या लिख सकता है, इप्सिलॉन बाई आर प्लस आर, तो ये R हो गया। अब क्या होता है, ये R अगर तुम इसको नीचे लेके जाओगे इसका नीचे अगर ये R को लेके जाओगे, लेके जाने से क्या हो जाएगा, ये R और ये R, मैंने इसको जब तुम स्प्लिट करोगे, डायरेक्ट तुम काट नहीं सकता है, क्या बनता है, लेके जाने से इसको तुम स्प्लिट कर सकता है। स्प्लिट करके क्या लिखोगे, R बाई R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। माँ तो क्या हो जाता है कि स्मॉल ये R बाई R प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, तो ये R और ये R अगर कटेगा तो क्या होता है, इट गिव्स यू 1, और ये वाला पार्ट जो है उसको मैं इधर लगा दिया। अंडरस्टूड? यस दैट मीन्स अगर R इंक्रीज होगा तो V इंक्रीज होता है, इफ R इंक्रीज तो V ऑल्सो इंक्रीज्ड। जब R टेंड्स टू 0, जब देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेटली मैं तुम लोगों को बताया था कि रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप करवाता है, लेकिन अगर देयर इज नो रेजिस्टेंस, सो दैट मीन्स व्हाट विल ऑकर, नो पोटेंशियल डिफरेंस, सेम V जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब क्या होगा, V 0 हो गया। पकड़ पा रहा है मेरा बात को? यस यस सर। देखो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है, ये ग्राफ लेके हम काम कर रहे हैं। देखो इसमें ये वैल्यू तो तुम लोग सीख गया, ये जो मैं पढ़ा था, आई थिंक इसको लेकर तकलीफ नहीं है। जब R टेंड्स टू 0, अगर तुम R 0 पकड़ोगे तो ये जगह 0 होना मतलब क्या होगा, R बाई 0 मतलब क्या होगा, 0। कौन बोला थे,
समथिंग बाय जीरो होता है इंफिनिटी। समथिंग बाय जीरो हम लोग क्लास 10 में पढ़ा है, 1/0 मतलब इंफिनिटी होता है। कुछ भी वैल्यू बाय जीरो मतलब इट इज इंफिनिटी। तो इंफिनिटी प्लस 1 क्या होता है? इट इज ऑल्सो इंफिनिटी। समझ में आया कि नहीं? इफ इट इज नॉट क्लियर प्लीज टेल मी। हो गया। 1/infinity याद रखो, 1/infinity। तो देखो इसमें क्या बन गया, देखो इससे क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू r अगर जीरो होगा सो r बाई स्मॉल r बाई जीरो मतलब इट इज इंफिनिटी। इंफिनिटी प्लस 1 मतलब क्या होता है? इंफिनिटी आएगा। तो इप्सिलॉन बाई इंफिनिटी। तो मैं इसको क्या कर सकते हैं, इप्सिलॉन डॉट 1/infinity लिख सकते हैं, है कि नहीं? और 1/infinity मतलब क्या है? 1/infinity होता है जीरो। ठीक है, तो इप्सिलॉन इनटू, तो इसका वैल्यू क्या होता है? दैट इज जीरो। तो जीरो इंटू इंफिनिटी, जीरो इंटू इप्सिलॉन बनता क्या है? 0 जीरो बनता है। दैट मीन्स v इज इक्वल टू क्या बन गया? एंड इट कम्स दिस 0 वैल्यू, v इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। सो r टेंड्स टू जीरो, r टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब होता है v इज ऑल्सो जीरो। अंडरस्टूड? और मैं ये भी बताया था जब रेजिस्टेंस का पार करके नहीं जाता, रेजिस्टेंस थ्रू जब करंट फ्लो नहीं होता है तब कोई वोल्टेज का चेंजेस नहीं होता है, देयर आर नो पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें मैं मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया, एज वेल एज मैं तुमको सर्किट वाइज भी प्रूफ कर दिया कि सिर्फ ओनली सिर्फ रेजिस्टेंस थ्रू करंट फ्लो होने से ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। And that amount, which amount, how many amount of voltage are there? कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है? If you pass I current, if you pass I current, if the resistance is R, if the resistance is R, that means कितना amount of voltage drop हो गया? IR If resistance is R, so I into R voltage drop हो गया। But if there is no resistance, अगर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, so it will be what? जीरो हो जाएगा। और I इंटू जीरो मतलब क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो इसे तुमको मैथमेटिकली मैं दिखाया और सर्किट वाइज भी दिखा दिया। अंडरस्टूड? नाउ अभी क्या करेगा, ये R का जगह में, ये R का जगह में अगर तुम स्मॉल r लिखोगे तो, R का जगह में स्मॉल r लिखोगे तो क्या होगा? देखो ये R और R कट गया, सो क्या होता है? 1 प्लस 1 क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 2। इप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। यस सर। लिख दिया ये। तो इसीलिए बोला जब तक इंटरनल R होता है तब तक क्या रहते हैं, टोटल वोल्टेज जितना होता है वो होता है उसका ईएमएफ आधा इप्सिलॉन होता है, हाफ ऑफ इप्सिलॉन बाय 2। इफ R इज इंफिनिटी, इफ R इज इंफिनिटी दैट मींस देखो रेजिस्टेंस अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, इफ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ अगर रेजिस्टेंस होगा, इन दैट केस क्या करेगा, सारे पोटेंशियल जो जाने सारे ईएमएफ V में चला जाएगा। कैसे पता चलेगा? सी हियर कैसे होता है, मैथमेटिकल ये में जाओ।
सिंपल बात है, तुम इसको इन्फिनिटी बनाया, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? जीरो। जीरो होता है। दैट मीन्स इप्सिलॉन बाई 1 प्लस 0 दैट इज 1 एंड दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स v और इप्सिलॉन ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। सर ये इंफिनिटी को वापस बताइए ना। अगर r का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, इसका नीचे इन्फिनिटी आ गया, r का जगह में इन्फिनिटी आ गया, है कि नहीं बोलो? हाँ सर, हाँ सर। इसका जगह में इन्फिनिटी बैठा दोगे तो समथिंग बाई इन्फिनिटी मतलब क्या होगा? जीरो होगा। तो 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 होता है। और इप्सिलॉन बाई 1 मतलब क्या होता है? इप्सिलॉन हो जाता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो v और इप्सिलॉन जो है, v और इप्सिलॉन रिमेन सेम। सर हाँ बोलो। सर 1 वाला को एक बार समझा दीजिए ना मैथमेटिकली। कौन सा वाला? व्हेन 1 r वाला? इक्वल टू 1 मतलब कौन सा वाला? व्हेन r इक्वल टू 0 वाला। अच्छा, r इज इक्वल टू 0 होगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट है। r अगर 0 होगा तो ये r क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सम वैल्यू बाई 0 मतलब क्या होता है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी प्लस 1 क्या होता है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी होता है तो मैं इप्सिलॉन को, मैं इप्सिलॉन बाई इन्फिनिटी जो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो बोलो। इसका मतलब क्या है? इप्सिलॉन बाई इन्फिनिटी है। तो अभी ये इप्सिलॉन को, इप्सिलॉन बाई इन्फिनिटी जो है इप्सिलॉन डॉट 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी मतलब क्या है? जीरो। जीरो। 0। तो दैट मीन्स v क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो। आज का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है? हाँ चल रहा है। ठीक है। v वर्सेस i, देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये v वर्सेस i ग्राफ जो है, v वर्सेस i ग्राफ में हम लोग क्या सीखा है? v वर्सेस r ग्राफ सीखा है। v वर्सेस i ग्राफ जो है इसमें क्या होता है कि v इज इक्वल टू इप्सिलॉन माइनस आई आर, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुका है, बोल चुका है। क्योंकि माइनस आई आर मतलब क्या होता है? v डैस्ट, और ये माइनस v डैस्ट होने से माइनस v डैस्ट अगर इधर शिफ्ट करोगे तो यू विल सी v प्लस v डैस्ट। इप्सिलॉन इज इक्वल टू v प्लस v डैश हो जाता है। यस। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि v वर्सेस i जब ग्राफ जो है इसको तुम डेरिवेशन को नहीं देख के भी सीधा तुमको अगर vi ग्राफ पूछेगा ना ये वाला पार्ट में, तो vi ग्राफ जो होता है जहाँ पे v इज इक्वल टू इप्सिलॉन माइनस आई आर, और ये जो आई आर है इसको घुमा के इधर लिखा जाएगा माइनस आर आई प्लस ई, और इसका साथ स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जहां पर एम होता है इसमें इतना कुछ डेप्थ में घुसने का जरूरत नहीं है, इसमें सीधा वीआई ग्राफ को तुम याद करो। ऐसा होता है वीआई ग्राफ फॉर ए सेल। तुम्हें पूछना पड़ेगा कि वीआई ग्राफ फॉर ए सेल, ये पूछेगा, सीधा इस पे ड्राइंग करना पड़ेगा। ये सब एक्सप्रेशन का जरूरत नहीं है याद करने का, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे डेरिवेशन याद करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि सेल इन ए सीरीज। सेल इन ए सीरीज, हम लोग रेजिस्टेंस इन ए सीरीज पढ़ा था, ये क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि सेल इन ए सीरीज क्या होता है देखो। When the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of another cell and so on, the cell are said to be connected.
इन ए सीरीज। अगर देखो इसमें जो सेल इन ए सीरीज जो दिख रहा है, हम जस्ट अ मिनट, हाँ इसको इधर से देख लो, बेटर होगा तुम्हारा। ये पार्ट तो क्लियर है कि इप्सिलॉन मतलब ये सीरीज कैसे चलता है कि इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसका नेक्स्ट का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, दे आर इन द सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, ये ईओ इप्सिलॉन 1 इप्सिलॉन 2 जो है इसको इप्सिलॉन इक्यू लिखते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर, यस सर। और क्या होता है, ये जो इप्सिलॉन 1 होता है, मान लो जो इसमें जो इप्सिलॉन 1 होता है, इप्सिलॉन 1 जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, R1। इप्सिलॉन 2 जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, R2। इप्सिलॉन 3 जो होता है उसका R3। सबका अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यस सर। अब आ जाओ मेरा नोट्स पे। देखो इसमें हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, ये थोड़ा इजी है ना, हमारा ये अल्टीमेटली एसएलआर से ही उठाया, लेकिन इतना कुछ ज्यादा बका नहीं है इसमें। वीएबी, वीएबी मतलब क्या होता है, इधर से इधर, मतलब फर्स्ट जो बैटरी है उसका मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन कर रहा हूं। क्या होता है बेसिकली हम लोग जानता है इप्सिलॉन 1 माइनस आई आर 1 होता है, क्यू माइनस आई आर 1 होता है, यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि पूरा इप्सिलॉन यूज करने नहीं देता है। इसमें क्या करते हैं, आई आर 1 होता है वो माइनस कर लेते हैं। सिमिलरली वीबीसी जो है उसमें क्या होता है, उसमें भी पूरा इप्सिलॉन यूज नहीं होने देता है, थोड़ा R2 इंटरनल रेजिस्टेंस को वोल्टेज ड्रॉप करवा देते हैं। तो VAB इज इक्वल टू इप्सिलॉन 1 माइनस IR1। तो VAC मतलब VBC ये हो गया। अब देखो VAC मतलब क्या होता है, VAC मतलब होता है VA माइनस VC। VAB मतलब क्या होता है, VA माइनस VB हम लोग जानते हैं ना। VAB मतलब क्या, VA माइनस VB। फिर VBC क्या होता है, VB माइनस VC। तो सिमिलरली अगर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम लोगे जो कि ये दोनों सेल नहीं लगा के एक ही सेल लगाएगा, उसका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VC होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? एनी डाउट? नो सर। सो इसमें VA माइनस VC जो है सिंपल एक मैथमेटिकल चर्चा की है इसमें। देखो माइनस VC को लास्ट में लिखा है, शुरू में VA लिखा है, इधर माइनस VB इसमें प्लस VB लिखा है। सो अगर तुम इसको लिखेगा तो ये पार्ट को जस्ट एक ब्रैकेट डाला है इसमें, VA माइनस VB, इसमें VB माइनस VC। यस सर। और VA माइनस VB जो होता है वो होता है कि VAB, और ये हो गया VBC। और VAC मतलब हम लोग जानते हैं इप्सिलॉन EQ माइनस IRQ, और IR EQ इसमें छोटा वाला E होगा जो हम मिस कर दिया था, हम तो नहीं किया, जो लिखा है। और VAB मतलब हम लोग जानता है इप्सिलॉन 1 माइनस IR1। VBC मतलब जानता है इप्सिलॉन 2 माइनस IR2। हाँ। राइट, इसमें भी EQ होगा। हाँ, तो ये सबस्क्रिप्ट में EQ क्यों लिखा है? इक्विवेलेंट के लिए, बिकॉज ऑफ ये वाला जो पार्ट हम दिखा रहा था ना कि मैं ये दोनों बैटरी नहीं कर यूज करके, ये दोनों सेल यूज नहीं करके एक कॉमन सेल भी यूज कर सकता है ना, हाँ। दैट इज इक्विवेलेंट ना। तो जो इक्विवेलेंट तुम सेल लेके आ रहे हो उसके इप्सिलॉन का हम सबसे इसमें EQ लिख रहा है, और डेफिनेटली जो सेल तुम लेके आ रहा है, इक्विवेलेंट जो लेके आ रहा है उसका सेल जो होगा
वो सेल का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, उसको भी हम लोग REQ लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये लिख सकते हैं जब जब तब देखो इसमें इसे माइनस REQ लिख रहे हैं, इसमें क्या होता है इप्सिलॉन 1 माइनस IR1, इप्सिलॉन 2 माइनस IR2, मैं ऑलरेडी बता चुका है। तो क्या होता है इप्सिलॉन प्लस इप्सिलॉन 2 क्या होता है इप्सिलॉन प्लस इप्सिलॉन 2, ये दोनों में क्या होता है माइनस I कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर में R1 प्लस R2 आ गया, जो कि इप्सिलॉन EQ मतलब क्या है, दोनों इप्सिलॉन जो है दोनों इप्सिलॉन का सम होगा कि नहीं। एक 5 वोल्ट बैटरी है, एक 10 वोल्ट बैटरी है, उसका इक्विवेलेंट बैटरी कितना होगा? सिंपल बात है, तुम्हें कितना 15 लगाना पड़ेगा? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। तो वही है इप्सिलॉन 1 प्लस इप्सिलॉन 2। तो मैं इसको इससे तो पता भी चल सकता है हम लोग, वेरी सिंपल, इप्सिलॉन 1 प्लस इप्सिलॉन 2 इज इक्वल हम लोग लिख सकते हैं इप्सिलॉन EQ एज वेल एज IRQ जो है IREQ होता है बेसिकली, ये इसको इज इक्वल टू ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। अगर ये लिखोगे तो देखो I और I कट जाता है, क्या पढ़ा रहते हैं, ये आते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. एनी क्वेश्चन Yes, प्लीज? सिमिलरली इप्सिलॉन EQ इज इक्वल टू इप्सिलॉन 1, देखो आगे ये तो दोनों सेल के लिए लिखा था, अगर n नंबर ऑफ सेल होगा तो सिमिलरली सिंपल बात है उसको एडेड होता रहेगा। REQ मतलब क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। क्लियर है सेल इन सीरीज का डेरिवेशन? नेक्स्ट हम लोग आ जाता है कॉम्बिनेशन पैरेलल। एनी क्वेश्चन फ्रॉम सीरीज? सर हम्म, ऊपर का VA VB वाला और दिखाइए ना ऊपर वाला। ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VA, ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VB, तो VA माइनस VB होता है ना, हाँ ठीक है। कॉम्बिनेशन इन पैरेलल्स, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, क्योंकि देखो वो जब पैरेलल में करेगा उसमें V कॉमन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B2, तो बेसिकली क्या होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होता है। VB1 माइनस VB2। प्रिया कुछ बोल रहा था? सर एक मिनट रुकिए ना।